पर उनके मन में ये था कि बेटा तुझे जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, तुझे किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो तू हमें बता। तो बहुत स्ट्रगल से मेरा जीवन रहा। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद पिताजी के मन में, दादाजी के मन में एक चुभन थी कि अपने बच्चों को हमें पढ़ाना है, हम नहीं पढ़ पाए लेकिन इनको पढ़ाना है। तो 7th क्लास में मेरे को उन्होंने शहर के स्कूल में एडमिशन करा दिया। शायद हमारे गांव में उससे ऊपर स्कूल नहीं था। शहर में आने के बाद वहाँ से मैंने अपनी 10th और 12th क्लास सिंपल स्कूल से, बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ाई करी मैंने, सिंपल स्कूल से पढ़ाई करी। बीटेक में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई, तो वहाँ पे भी ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ा मेरे को। फाइनेंशियली थोड़ी थी प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे भी चल गया। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद घर में क्योंकि कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, पिताजी का खेती बाड़ी का काम था, तो मुझे एक नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और मुझे एक एसएससी में नौकरी मिल गई। एसएससी में नौकरी मिलने के बाद जब मैं वहाँ पर डिपार्टमेंट में गया, जैसे कि अभी टिकैत साहब बोल रहे थे कि आपकी जब कुर्सी कहाँ पर है और आपसे बड़े अफसर की कुर्सी अंदर है और वो आपको बुलाते हैं और ऑर्डर देते हैं, तो आपको लगता है यार ये तो मेरे से भी बड़ा अफसर है। मैं गांव से आया, मुझे लगता है मैं बड़ा अफसर बन गया, क्योंकि यहाँ पे लगता था अरे लड़का इंस्पेक्टर लग गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो पता नहीं क्या हो गया। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा मेरे से भी बड़े अफसर यहाँ पर बैठे हैं। वहाँ पे पता लगा कि यूपीएससी भी कोई चीज़ होती है, उससे डायरेक्ट आप अफसर बनते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने स्टार्ट करा कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूँगा। मेरे पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने बोला हाँ बेटा तुम तैयारी करो, अफसर बनना है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आप जब एक नौकरी कर रहे होते हैं उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। 2016 और 17 में मैंने अटैम्प्ट दिए, मैं फेल हो गया। मैंने पिताजी को बोला कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि 9 से 6 जॉब होती है, आपको आना जाना होता है और टाइम नहीं मिलता है, और आपको उन बच्चों के साथ कम्पीट करना जिसके लिए बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं, कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। मैं बस में जाता था अपने ऑफिस में, बस में ही आता था, और उसके आने जाने में ही बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता था। तो मुझे लगता था अब या तो नौकरी ही होगी या तैयारी होगी। मैंने पिताजी को फोन करा, माँ वापस मेरे से तैयारी नहीं होगी, या तो मैं नौकरी छोड़ दूँ या फिर तैयारी छोड़ दूँ। पापा ने बोला यार मुश्किल से एक नौकरी मिली है घर में और कोई नौकरी है नहीं, और यहाँ पे नौकरी छोड़ के अगर नहीं हुआ आगे तो क्या करेगा, हम ही परेशान होने, खेती में तो कुछ है नहीं अभी। तो मैं नौकरी भी नहीं छोड़ पाया। तो पापा ने बोला यार इसी नौकरी के साथ साथ ही तैयारी कर, कुछ नहीं तो कर लेगा, हम हैं तेरे साथ, तो मेहनत कर हो जाएगा। तो अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान की ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होता है कि जिसके शब्द ऐसे होते हैं कि उसको आप टाल नहीं सकते। शायद मेरे लिए वो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी थे। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तो मेरे पिताजी के वर्ड्स मेरे लिए ऐसे रहते हैं, अगर वो अभी बोलते हैं कि तू यहाँ से नीचे कूद जा, तो शायद मैं कूद जाऊँगा। तो एक ऐसा मेरे लिए था। उन्होंने बोला कि तुझे करना है तो फिर वो बस अब तो करना है, चाहे मेरे को बस में जाना पड़े, मेरे को टाइम ना मिले, चाहे मेरे को जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरे को करना है। तो शायद मेरे अंदर वो चुभन उन्होंने पैदा करी कि बेटा करना है, हम यहाँ पे हैं, यहाँ का जो भी काम है यहाँ पे आने की तेरे को जरूरत नहीं है, यहाँ का हम गाँव का ये सब हम संभाल लेंगे, तो अपनी मेहनत पे और तैयारी पे ध्यान दो। उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी। 2018 में मैंने अटैम्प्ट दिया और 2018 वाले अटैम्प्ट में मेरी रैंक आई थी 260 रैंक आने के बाद मुझे IRS मिला। उसमें कस्टमर एक्साइज मेरे को डिपार्टमेंट मिला, मैंने वो ज्वाइन भी करा। तो पिताजी का फोन आया कि बेटा अब आगे का तैयारी। मैंने कहा पापा ये क्या मतलब काफ़ी नहीं है? नहीं इससे भी बड़ा अवसर करना है। तो वही चुपन फिर स्टार्ट हो गई कि यार नहीं, मज़ा नहीं आया, शायद पापा को मज़ा नहीं आया। तो फिर से वही चीज़ें फिर से लग गई, उसी चीज़ में फिर से लग गई। अब पता नहीं अभी भी वो खुश हैं या पता नहीं अभी क्या कहेंगे। तो अभी वो जो जैसा देखेंगे आगे, अगर वो नहीं खुश हैं तो जो भी वो बोलेंगे फिर आगे उसमें लगना है, क्योंकि उनके शब्द तो जैसे एक पत्थर की लकीर होती है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं किसी से शेयर नहीं करता। बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। मुझे लगा ये कि ऐसा मंच है, अपने किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे, तो आपसे एक अपनापन फील हुआ। इतने दूर से हम लोग आए हैं यहाँ पर आपके गाँव में, और एक अपनापन फील हुआ। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये पर्सनल बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको भी या आप जो मेरे नौजवान साथी हैं उनको इस चीज़ से प्रेरणा मिले कि वो अपने घर में, अपने पिता में, अपने दादाजी में, अब किसी भी अपने घर के किसी भी अच्छे या फिर अपने गांव के किसी अच्छे इंसान में
एक वो उस आदर्श इंसान की छवि देखी कि वो जिसकी बात हर 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 हाल में मानेंगे। तो क्या होता है कि आपके अगर जिंदगी में अगर आपकी आपकी कृष्ण है तो अर्जुन जरूर अपने लक्ष्य को भेद लेगा। तो वो एक चीज रहती है। तो ये मैंने इसीलिए बताया कि एक मेरे पिताजी कहते थे कि एजुकेशन एक वो चीज है जो हमें बिल्कुल जमीन से उठाकर बिल्कुल शिखर तक पहुंचा सकती है। तो आपके लिए मेरा यही संदेश है, यही अपील है बल्कि जो यहाँ पे पेरेंट्स और अभिभावक हैं कि भाई आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन किसी भी हाल में उनकी एजुकेशन कराएं, उनको पढ़ाएं। जो वो पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल आगे जाएंगे, उनकी सोच बदलेगी। बहुत सारे हमारे यहाँ पे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। समाज बढ़ जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे, हम लड़ने के लिए, मारने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे टिकैत सर ने कहा कि फिर हमारे बच्चों की सोच क्या रहती है कि या तो हम भाई 10th कर ली, 12th कर ली तो अब पुलिस में भर्ती हो जाते हैं या फौज में चले जाते हैं। तो यहीं तक सोच रहती है। तो फिर वहाँ पे भी उस सोच में भी देखिए कितना कंपटीशन है कि वहाँ पर भी हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें पुलिस और फौज में नौकरी नहीं मिलती। कितने सारे नौजवान तो चाहते हैं कि पुलिस और फौज की नौकरी मिल जाए, वहाँ पे भी नहीं मिल रही। तो अगर आपको कंपटीशन में इतना लड़ाई ही करनी है तो आप बड़े कंपटीशन के लिए लड़ाई लड़िए ना। कम से कम जब आपको सक्सेस मिलेगी तो कम से कम लोग देखेंगे कि हाँ भाई सक्सेस मिली। अभी जैसे सर ने कहा कि भाई तो तुम यहाँ पे आओ, एक प्रोग्राम है हमारे किसानों के लिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। जैसे मेरे से एक बच्चे ने भी बोला कि सर मैं ऐसे तैयारी करूँ, मैंने उसको अलग से ले जाके बात करी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ जो मेरे से आके बात करते हैं कि सर कैसे तैयारी करूँ। उन्हीं बच्चों के मन में अगर एक वो आस जगी है, शायद मेरी वजह से जगी है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। कितने सारे बच्चों के मन में वो आस जगी है कि हम भी तैयारी कर सकते हैं। किसान के बेटे ने करी है, वो यहाँ तक आया है, तो हम भी कर सकते हैं। शायद यही मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। रैंक 1 कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है अभी आने के बाद। मतलब रैंक 1 को भी वही मिलना है, रैंक 2 को भी वही मिलना है, रैंक 3 को भी वही। सभी प्रशासनिक सेवा में जाएंगे और सभी अपने अपने हिसाब से काम करेंगे और पहले भी रैंक 1 आते रहे हैं, आगे भी आएंगे। पर मुझे लगता है इससे बड़ी बात यह है कि मेरी वजह से कितने सारे यहाँ पर हमारे हरियाणा में, हमारे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो किसान हैं और उनके जो बेटे जो ये शायद ये सपना नहीं देखते थे या फिर हिचकिचाते हैं। हमारे बहुत सारे जो ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण के बच्चे हैं, गाँव से आने वाले बच्चे हैं, उन्हें बहुत टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं कि शायद शहर वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम उनके जितना शायद उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उतना कंपटीशन हम नहीं कर पाएंगे। तो वो हिचकिचाहट क्या है कि उनको वहाँ तक जाने से रोकती है। वो शहर में जाएंगे तो एक क्लास में, जैसे यहाँ पर बैठे क्लास में बैठे हैं, तो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बहुत इंग्लिश में फटाफट कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन एक गाँव से आने वाले बच्चा सोचेगा कि यार मैं पूछूँ, मेरे को समझ में तो नहीं आया, क्या पूछूँ, नहीं, सब लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। देखिए हिचकिचाहट रहती है मन में। तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ से अगर मैं उन बच्चों के लिए वो प्रेरणा बन सकूं कि वो भी ये बोले कि नहीं भाई हम भी आगे आ सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी टैलेंट है, तो मैं समझूंगा कि मेरी रियल में अचीवमेंट वही होगी कि उनको भी प्रेरणा मिले और वो भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी अपील है, आप भी अपने बच्चों के लिए आदर्श बने। जैसे अभी सर ने बोला कि शराब से बचें, तो किसी भी तरह का नशा तो बिल्कुल ये है कि हमारे युवा शक्ति को बिल्कुल ही आज के टाइम पे खोखला कर रहा है। बिल्कुल कितने सारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में ही शराब में या फिर सिगरेट वगैरह या किसी भी तरह के नशे में वो अपने आप को लिप्त कर लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे लत बन जाती है और फिर बुराई की तरफ ही जाती है। तो ये एक वो समय होता है जहाँ पे युवा शक्ति को सबसे ज़्यादा ऊर्जावान एक फेज होता है। हम जिस तरफ अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो हम उसमें एक्सेल करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। हम पढ़ाई में लगाएंगे, स्पोर्ट्स में लगाएंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्राइम में चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बदमाश बन जाते हैं। भाई इतना बड़ा बदमाश बनने की अगर तेरे में हिम्मत थी तो इसको बड़ा अफसर भी बन सकता था, इतनी मेहनत वहाँ पे भी कर लेता। पर शायद कहीं ना कहीं वो दिशा भटक जाते हैं, उनको शायद वो दिशा नहीं मिलती। कोई उनको ये बोलने वाला नहीं मिलता कि बेटा देखो हमने लाइब्रेरी खोली, तुम आओ यहाँ पर 2 घंटे पढ़ो। तो बहुत ही अच्छी पहल है सर की जो ये बोला है कि उन्होंने कि हम लाइब्रेरी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया है। और आप अभिभावकों के लिए मेरी अपील है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाएं, उन्हें दिशा दिखाएं और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनको कभी ऐसा फील होता है कि शायद हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए एक सपोर्ट बने कि बेटा तुम करो, हम बैठे हैं पीछे, तुम किसी भी चीज़ की मतलब परेशानी मत लो और हम तुम्हें हर चीज़ में तुम्हारी एजुकेशन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो शायद यही एक वो गोल्डन वर्ड्स होते हैं। आप बस पीछे से ये बोलते रहो कि मैं खड़ा हूँ। बच्चे को जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता बोलते हैं मैं पीछे हूँ, चलो चलो,
उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स या पीछे ही खड़े हैं और वो चलता रहता है। तो वो एक सपोर्ट होता है कि हाँ सब पीछे से ठीक है, पापा हैं घर पे या मेरे बड़े भाई हैं या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं वो सब संभाल लेंगे, आपको तैयारी करनी है। और वही एक जो छोटी सी एक आशा होती है वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो गांव से एक बच्चा भी निकलेगा, उसके पीछे 10 निकलेंगे, 10 निकलेंगे तो 20 निकलेंगे। ये हमारा उदाहरण भी है हमारे गाँव में, हमारे हरियाणा में बहुत सारे जिस गाँव से अगर कबड्डी से कोई एक प्लेयर निकला तो फिर वहाँ से आज 50 प्लेयर हैं। कोई रेसलिंग से कोई एक प्लेयर निकला तो आज वहाँ पे 50 रेसलिंग के प्लेयर्स हैं। तो किसी गांव से कोई एक IAS बन गया तो फिर वहाँ से 50 IAS निकलेंगे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि क्या मेरे किसान के बेटे ने अगर यहाँ तक पहुँचा है तो मैं चाहता हूँ कि आगे 50, 500 और 5000 किसानों के बेटे आगे प्रशासनिक सेवा में अवसर बने और आगे पूरी प्रोग्रेस करें। और इतनी पवित्र भूमि पर, किसानों की इतनी पवित्र भूमि पर मुझे बुलाने के लिए, आपने बोलने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। नहीं हाँ ठीक है। तो सर उसको कंपैरिजन को दूर करने के लिए सर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कैसे आना चाहिए? क्या इंग्लिश मीडियम उचित रहती है या हिंदी मीडियम पे चल सकता है? देखिए ये बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी माध्यम से IAS नहीं मिलेगा। ठीक है, सब रैंक मिलेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि अभी जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें जब हम देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही ज़्यादा रैंक्स आती हैं और हिंदी मीडियम से कोई रैंक कम पीछे आती है लेकिन पीछे रैंक रह जाती है। शायद ये इसका मेन एक रीज़न ये भी है कि हिंदी मीडियम से जो तैयारी करने वाले बच्चे वो बहुत कम हैं। अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें, क्योंकि UPSC एक ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, तो हिंदी मीडियम के लिए शायद यूपी या बिहार या फिर राजस्थान, ये 3 स्टेट ही हैं जहाँ से ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं और उनमें से भी 40 से 50% बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे कम होते हैं तो वहाँ से सिलेक्शंस भी कम होते हैं। और आप इस चीज़ को ये ना मानिए कि हिंदी मीडियम आपने ले लिया तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, क्योंकि UPSC में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हिंदी मीडियम का कोई टॉपर नहीं आया, कल को हो सकता है आ जाए, क्योंकि जैसे अभी तक किसान का बेटा अभी तक टॉपर नहीं आया था, आज आ गया, तो कल को हिंदी मीडियम का भी टॉपर आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया है ये कि हिंदी और इंग्लिश का हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। उसी चीज़ का मैंने भी जिक्र करा था कि हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण गाँव से बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में लैग करते हैं, इसीलिए वो शहर के बच्चों से ऐसे घबरा जाते हैं। वो टिकटॉक इंग्लिश बोलते हैं और आपको लगता है यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, जबकि आपको उससे ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। तो गांव के लोगों से मेरी ये अपील है कि आप इतने पैसे घर पे, गांव पे, गाड़ी पे, अपने उस पे लगाते हैं, फैशन पे लगाते हैं। आप 2-3 हज़ार का जैसे छुट्टियां होती हैं, 3,000 का, 4,000 का एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, अपने बच्चों को कराइए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आप अपने बच्चों को कंपटीशन की सेम लेवल पे लेके आना चाहते हैं तो इंग्लिश आज एक जरूरत बन गई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता, हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो लेकिन अभी जैसे मैं आपके सामने हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं पे कल को मेरे को किसी ऐसे स्टेज में भी जाना पड़ सकता है जहाँ पे बाहर से कोई लोग हों और मेरे को भारत को प्रतिनिधित्व करना पड़ जाए, तो वहाँ पे मेरे को इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। तो शायद चाहे मैं किसान का बेटा ही हूँ, लेकिन इंग्लिश जरूरत है। और जो चीज़ जरूरत है उसको आप हटा नहीं सकते, उसको फिर धारण कर लेना चाहिए। तो शायद आज के समय में हमारे परिवेश में इंग्लिश एक जरूरत बन गई है। आप पेपर हिंदी मीडियम से दें, लेकिन आपको इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आप इस मंच पर से मैं अपनी यहाँ पे विकेट सर हैं और ये सारे मेरे यहाँ पर इतने गणमान्य लोग बैठे हैं, उनसे ये अपील है मेरी कि आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी ध्यान दीजिए कि इंग्लिश स्पीकिंग में उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे, एटलीस्ट वो बोलना सीख जाए। ठीक है, आप पढ़ाई करिए हिंदी मीडियम से, अगर आपको कंफर्टेबल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप एक थोड़ा बोलना सीखेंगे तो आगे कंपटीशन में उनको बहुत हेल्प मिलेगी और वो हिचकिचाएंगे नहीं, हेजिटेशन उनका दूर होगा और वो भी समझेंगे कि हाँ हम भी इस समाज में हैं और हम भी किसी मंच पे खड़े होकर बोल सकते हैं, तो वो उनको हेल्प मिलेगी। आपका क्वेश्चन ये है कि हिंदी और इंग्लिश में ये प्रॉब्लम जो रहती है और हमें क्या करना चाहिए। सर मेंस की कॉपी भी चेक होने में सर, जो हिंदी माध्यम की कॉपी असल इंग्लिश के प्रोफेसर बस हिंदी लिटरेचर की कॉपी छोड़ दो, कोई नहीं सर, अदरवाइज ये पेपर सेकंड फर्स्ट सेकंड नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं ये शायद हो सकता है कि यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, लेकिन UPSC में ऐसा नहीं होता है। हिंदी मीडियम अगर आप लिखेंगे तो हिंदी माध्यम वाला प्रोफेसर ही आपकी कॉपियाँ चेक करेगा। वो इस मामले में UPSC इस मामले में बहुत पर्टिकुलर रहती है। आप उस चीज़ से अपने आप को, अपने मन को मतलब फ्री कर दीजिए। आपको UPSC में इस मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो आपको हिंदी मीडियम में भी सफलता जरूर मिलेगी।
सर कहीं ना कहीं ये भी है सर, हिंदी माध्यम में सर कंटेंट की कमी रह जाती है सर, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है सर, उसमें कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाते सर हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर कंटेंट रहते हैं सर। ठीक है हाँ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है सर। तो क्वेश्चन, लास्ट मोर क्वेश्चन सर। हाँ सर जीएस को पेपर 4 इथिक्स के लिए सर, ऐसे के लिए थोड़ा बताइए। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब जैसे हमारे किसान लोग भी बैठे हैं, मैं आपसे पर्सनल बात कर लेता हूँ क्योंकि जीएस पेपर 4 वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, शायद बहुत सारे लोग उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, वर्ड नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, आई विल मीट यू आफ्टर दिस मीटिंग। ओके सर मेरे सवाल बहुत सारे हैं। हाँ जी। और मैं चाह रहा था कि भारतीय किसान यूनियन के इस मंच से ओके ये मैसेज जाए। हाँ। आपके इंटरव्यू बहुत सारे होंगे, हाँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी होंगे हाँ आपके। जी हाँ जी और जो एस्पिरेंट है यूपीएससी में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो देखेंगे भी आपका इंटरव्यू। हाँ जी हाँ जी लेकिन मैं चाह रहा था कि यहाँ से आपका एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए ठीक है। गाँव देहात ठीक है। कि जो किसानों से जुड़े हुए हैं हाँ। बच्चे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, हाँ। जो लेबर क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, मैं ये लेके आया हूँ। मैंने उम्मीद की है कि ये सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में आती है। बोलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक स्टूडेंट है, उसने टारगेट सेट किया है कि मुझे यूपीएससी निकालना है और फैमिली सपोर्ट भी है, तो उसको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? अच्छा, उसको प्रिपरेशन कैसे स्टार्टिंग से आपको? वो फर्स्ट टाइम दे रहा है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग करे, उसके लिए मतलब कोचिंग जरूरी है या वो सेल्फ स्टडी? देखिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, वही बात फिर से आ गई। आई विल टॉक यू पर्सनली। ये ऐसी चीजें हैं कि जो शायद ये लोग नहीं अप्रिशिएट कर। अगर यहाँ पर बहुत, ये सिर्फ बच्चों का एक सेमिनार होता है, यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले ये बच्चे होते हैं। सर कोई बात नहीं सर, ये एक Is it okay with you? Okay. हम चाह रहे थे कि एक वीडियो के जरिए यहीं से ओके। तो आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? अगर नहीं, ओके ठीक है। सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों का इतना बड़ा दिल है, आगे आप यहाँ पर मेरे सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए। आपने बोला कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये ऐसा क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे यहाँ पर अभिभावक भी बैठे हैं, वो इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, बहुत फेस करता हूँ। आपने खुद इंजीनियरिंग किया, हाँ जी, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी किया। हाँ जी। बहुत सारे पेरेंट्स 11th-12th में जो कि IAS IPS बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो उनका एक सवाल रहता है कि ग्रेजुएशन क्या इनको, चूंकि आपने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, इंजीनियरिंग की, तो क्या पहले से अब इस स्थिति में जब आप ऑल इंडिया रैंक 1 है, क्या आपको महसूस होता है कि यार ये बैचलर ऑफ आर्ट्स ही कर लेते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही ले लेते, उसी को 3 साल पढ़ते और फिर उसी में अब पेपर भी दिया है? तो ये जो सवाल वो पूछ रहे हैं, मैं उसे जोड़ ये रहा हूं कि कौन सी ग्रेजुएशन भी या कौन सी 11th-12th भी करनी है, ताकि हम सब जो लोग ये बैठे हैं, हम इसका एक पूरा का पूरा प्लान बना सकें और उस प्लान को रेप्लिकेट करवा सकें। ये ओके ठीक है। चलिए, मैं आपका पहले आपका और फिर एप्लीकेशन का जवाब देता सर ये हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। कोई बात आप नहीं, बोल दो। ठीक है। थोड़ा करके ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे दे दीजिए, है ना? नहीं इधर ही आ जाओ यहीं। सर पहला तो मेरा यही सवाल था कि जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी की, तो उसको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या उसको कोचिंग करनी चाहिए, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिले? फिर दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो गांव देहात से जुड़े हुए है, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बट लड़कियों को उतना सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। लड़कियों की शादी की ये हम जैसे 21 की होती है तो हम लड़का देखना शुरू कर देते हैं, वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, बट एक फैमिली प्रेशर ऐसा आ जाता है कि उसको अपने सपने जो है वो भी ख़त्म करने होते हैं। वो बोलती भी है बट क्या करेगी पढ़ के। तो हमें समाज में एक संदेश तो देना जरूर पड़ेगा। ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम अपने लड़कों को तो चलो ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी आप बताएं कि क्या उसमें जो है हमको क्या सोच बदलनी होगी अपनी, और समाज में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये भी मेरा सवाल है। फिर कहते हैं कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, हिंदी में है, कोचिंग कर रहा है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट दिल्ली में जाते हैं, अबाउट 10 लाख प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सीट लिमिटेड है, सभी को तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो 3 लाख 2 लाख में अराउंड मानता हूँ कि है,
लेकिन एक भेड़चाल भी है क्या सर? यूपीएससी की प्रिपरेशन तो हम कर रहे हैं कि हाँ हमें जो है एक मोटिवेशन मिल गई आपसे, सबसे मोटिवेशन मिली आप एक ग्रामीण क्वेश्चन बिलोंग करते हैं, किसान के करते हैं, और हमें एक प्रेरणा मिली कि हम ये भी मेरा सवाल है कि बेस्ट स्टूडेंट क्या है जो फिर बाद में उनको प्रेशर आता है, जब उनको फेलियर मिलता है वो पास नहीं हो पाती, कैसे नहीं निकाल पाते, तो वो न तो उधर पे रहते हैं न उधर पे रहते हैं। क्या उनकी डायरेक्शन गलत थी, क्या क्या था? ये मेरा ये सवाल जरूर है आपसे। फिर सबसे बाद में मेरा सबसे जो सवाल है वो सभी एस्पिरेंट पूछेंगे कि स्ट्रेटजी क्या हो, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे करें, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग करें, सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है। तो ये जरूर बताइएगा सर कि सेल्फ स्टडी करें, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करें, कोचिंग जाए अगर कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, 3 लाख 4 लाख रुपये जिंदगी में नहीं लगा सकते, हो सकता है फर्स्ट टाइम उनका ना निकले, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बनेगी गांव में, जैसे कि एक गांव है लाइब्रेरी की बात, इस तरह की बात। और सर सेशन करवाएंगे उसको कैसे किसी ने तो कोशिश आ जाओ, गुड, बहुत बढ़िया, बैठो। गौरव मलिक। ये देखिए गौरव जी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पर मैं उनका जवाब देना चाहूँगा वन बाय वन। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हम एक बेसिक तैयारी कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले एक बेसिक तैयारी के लिए आपको एक मन बनाना जरूरी है, और वो सिर्फ आपका ही मन नहीं, वो आपके परिवार का मन भी बनना जरूरी है। यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हैं, एक बेटे से पहले एक पिता का मन बनना जरूरी है कि मेरा बेटा IAS की तैयारी करेगा और IAS बनेगा। जब उसकी सोच बनती है तो उसके बेटे की भी सोच, जब पिता और बेटे की सोच बनती है, माता की सोच बनती है, आपके भाई बहन की सोच बनती है कि हाँ हमारा भाई या फिर हमारी बहन तैयारी कर रही है, तभी आप उस चीज को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कोई काम आ गया, जैसे मेरे को कोई काम आता था तो मेरे बड़े भाई है कि मैं कर दूंगा, उसको पढ़ने दो, क्योंकि वो सब सपोर्ट करता है, उनको पता है कि भाई वो IAS की तैयारी कर रहा है। तो एक परिवार में माहौल बन जाता है कि ये अगर तैयारी कर रहा है तो आप इसको पढ़ने दो, तो पूरे परिवार की सोच बन जाती है कि हमें अपने बच्चे को आगे पढ़ाना है और इस चीज़ की तैयारी करानी है, तो पूरा ही परिवार सपोर्ट करता है, तभी वो वहाँ तक जाकर सफलता मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ आपकी सफलता में रहता है। तो स्टार्टिंग यही से होनी चाहिए कि आप अपने मन में उस चीज़ के लिए पहले से ही डिटर्मिनेशन बनाएं, अपने परिवार वालों से बात करके मुझे इसकी तैयारी करनी है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप वहाँ से तैयारी स्टार्ट करें। बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती हैं, यूपीएससी में बहुत सारा सिलेबस होता है, तो बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करें, NCERT से आप पढ़ना स्टार्ट करें, NCERT से। और NCERT के बाद आप जो उसके हर एक सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स हैं वो लेके आए, वो पढ़ाई स्टार्ट करें, और उसके बाद अपने जो एडवांस बुक होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो आगे प्रोसेस रहती है, उसमें उसके बाद उस प्रोसेस में है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग करने लगेंगे तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप लेके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए, उसके बाद थोड़ी आगे एडवांस बुक, और उसके बाद और एडवांस बुक, और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस रहेगा। दूसरा आपने बोला कि हम अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को नहीं। देखिए सही बात है, आपने सही क्वेश्चन उठाया। ये हमारे समाज में एक हालांकि बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी शायद हमें बहुत बदलाव की जरूरत है। लेकिन बदलाव जैसे अभी 3rd रैंक है वो शायद यूपी से ही है, और एक वो लड़की है जो लड़कियों में टॉप है वो यूपी से ही है, आपके प्रदेश से ही है। उसके लिए आपको बधाई भी देना चाहूँगा, आपके प्रदेश से एक लड़की ने ही टॉप करा है, और आपका क्वेश्चन भी यही है कि एक लड़कियों को हम सपोर्ट करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें अपने समाज की सोच को बदलने की जरूरत है। जैसे किसानों में ये सोच हमें डालनी है कि आप अपने बच्चों के लिए अफसर बनाने की सोचिए, तो वहीं हमें ये सोच भी डालनी है कि आप अपनी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए भी अफसर बनाने की सोचिए, वो भी कर सकते हैं। अगर एक बेटा कर सकता है तो एक बेटी भी कर सकती है। और आपको नहीं पता, आप अपने बेटे पे पूरा फोकस करते हैं, शायद वो पढ़ाई के लिए ना बनाओ, खेल के लिए बनाओ, लेकिन आप उसको पढ़ाना बहुत चाहते हैं। लेकिन आपकी बेटी बहुत अच्छा पढ़ती है, लेकिन आपने उसको कभी बोला ही नहीं कि बेटी तू भी तैयारी कर ले। तो आप देखें कि अगर आपकी बेटी के अंदर भी टैलेंट है, उसको पढ़ना चाहती है, तो उसको रोके ना, उसको सपोर्ट करें आप, ठीक है। अगर उसका नहीं मत फोर्स मत करें किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने में, फिर उसको आप शादी वादी के लिए फोर्स ना करें, तो सपोर्ट करें। पर एक परिवार में आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी तरफ से सपोर्ट रखिए और इस सोच को बदलिए। अपने आसपास जिसको देखते हैं अपने, या आपके हो सकता है कोई ऐसे परिवार में जो अपने उसकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी बहन बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके घर वाले उसको आगे नहीं पढ़ाना चाह रहे, आप उनसे जाके बात करिए, उनके पेरेंट्स से जाके बात करिए कि
भाई इतनी होशियार बेटी है, गांव की बेटी है, बड़ी अफसर बनेगी, गांव का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, तो हमें मौका देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? ठीक है, तो आप आगे पहल करेंगे तो शायद उनकी भी सोच बदलेगी, पूरे गाँव की सोच बदलेगी, और फिर अगर बेटियाँ एक बार बेटियाँ निकलेंगे तो फिर बहुत सारी, क्योंकि हमारे हरियाणा में यही हुआ है। हमारे हरियाणा में पूरे ही देश में सबसे कम अनुपात में लड़कियां हैं, सबसे कम अनुपात में पूरे देश में 1000 पे शायद 861 लड़कियां ही हैं। लेकिन हमारे सरकार ने और लोगों की सोच वहाँ पे जागरूकता फैलाई गई कि भाई बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे दंगल मूवी आई है तो हमारी कितनी सारी रेसलर, साक्षी मलिक ने ओलंपिक में जीता है, विनेश फोगाट, अभी अर्जुन अवार्ड के लिए उनका नाम भेजा गया। और पिछले साल अनु कुमारी जी, हमारी एक जो रैंक 2 आई थी, वो सोनीपत से ही थी, और उनका एक बेटा भी था 7 साल का। तो आजकल बहुत सारी हरियाणा में से बहुत सारी लड़कियां जब हमने सपोर्ट करना स्टार्ट करा है तो आगे निकल के आ रहे हैं। तो आप भी अपने समाज में यहाँ पर अपने गांव से स्टार्ट करिए, अपने घर से स्टार्ट करिए, अपने गांव से स्टार्ट करिए, समाज में बदलाव लेके आएंगे तो बिल्कुल आएगा। और लड़कियां, अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं, उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है, हमें बस सपोर्ट करने की जरूरत होती है। अच्छा, तीसरा चीज जो आपने बोले कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं किसी चीज में, तो उसमें अगर एक या 2 बार असफल होने के बाद हम क्या करें, हमें ऐसा लगता है कि क्या हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो एक पर्सनल डिसीजन होता है। मुझे लगता है कि इंसान इस बारे में सिर्फ एक खुद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मैं एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, तो अब मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शायद आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको नहीं जानते कि मेरी तैयारी का लेवल कितना है और मेरे घर की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मैं इसमें आगे रिस्क ले सकता हूँ या नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप 1 या 2 बार 3 बार वो एक एग्जाम को तैयारी करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आप इस एग्जाम को कर सकते हैं या नहीं, या आपके अंदर अभी भी वो जुनून है कि आप उतनी मेहनत करना अभी आपके अंदर बचा हुआ है कि आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। आपको अंदर से आवाज आती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी मेरे साथ रह जाती है, तो फिर आप करिए, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बार थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ी सी और मेहनत करने से ही आपको शायद सफलता मिल जाए। जैसे एक छोटी सी स्टोरी थी कि एक इंसान को कहीं पे सोने की खान खोदने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो लगातार खोदता रहा 3 साल तक वो वहाँ पर खान खोदता रहा, लेकिन उसको सोना नहीं मिला। उसने सोचा मैंने 3 साल तक इतना पैसा यहाँ पर लगाया, यहाँ पर इतनी मशीनें मंगवाई, यहाँ पर कुछ भी सोना नहीं निकला, तो ये मेरे लिए वेस्ट हो गया, सारा पैसा मेरा, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और उसने वो दूसरे इंसान को भेज दी, वो वहाँ से चला गया। वो दूसरे इंसान ने खुदाई स्टार्ट करी और अगले ही दिन खुदाई में वो नीचे से सोना निकल गया। तो बाद में उस इंसान को लगा कि मैं कितने नजदीक था उस सोने के, लेकिन मैं अगर एक दिन और खुदाई कर लेता तो शायद कोई ये सोना मुझे मिल जाता। तो आपको नहीं पता होगा कि आप उस सफलता के कितने नजदीक हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अंदर से जब तक आपकी आवाज आती है कि आप इस चीज को कर सकते हैं तो आप बीच में मत छोड़िए, अपनी मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए तो जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। ये आपके सामने संदीप कुंडू जी की इतने आपके इंस्पिरेशनल स्टोरी उन्होंने बताई है, इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, तो उनके जीवन में बचपन से ही ऐसे ऐसे पल आए हैं कि वो कहीं पे भी छोड़ सकते थे कि भैया नहीं होगा, घर से अपने घर पे बैठ सकते थे आराम से, तो आज शायद घर पे ही बैठे रहते। लेकिन कितने सारे पल आते हैं जहाँ पे इंसान ये डिसीजन लेता है कि नहीं भाई मैं नहीं बैठूंगा, मैं मुझे आगे करना है। तो उन्होंने स्कूल से, फिर आगे 10th 12th से, और फिर आगे उसके बाद अपने नौकरी से, और कितनी सारी चीज़ों से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं मुझे आगे और पढ़ूंगा मैं, और मुझे और आगे तैयारी करनी है। और आज देखिए आपके सामने बैठे हैं, सबके लिए हमारे लिए उदाहरण है, तो जीवंत उदाहरण है हमारे सबके लिए। तो इन सारी चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। हम अगर हमारे अंदर ऊर्जा है, हमें लगता है हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेहनत करिए बिना किसी दबाव के, मेहनत कोई दबाव मत मानिए, बिना फ्री होके माइंड में बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी करिए तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, एसएससी आपने सबसे पहले क्रैक किया था, तो आपके पास एक बैकअप था कि मैं अगर मेरे पास यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं यूपीएससी में, तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मेरे पास एक जॉब तो ऑलरेडी थी ही नहीं, तो वो फिर उस डिप्रेशन वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो पहले जॉब, एक छोटी जॉब ले वो मिडिल क्लास फैमिली से, या फिर वो डायरेक्ट यूपीएससी को ही टारगेट। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं आपका आंसर देना चाहूँगा। आपने सही बोला कि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी में कई साल तक लगे रहते हैं, बैकअप कुछ होता नहीं है। और
3-4 बार अटेम्प्ट देने के बाद उनको लगता है कि मेरी तो उम्र भी 30 हो गई, अभी तक शादी भी नहीं, नौकरी भी नहीं मिली, अब तो शादी भी नहीं होगी, आजकल तो यही हो रहा, बिना नौकरी तो शादी भी नहीं होगी। तो उनको लगता है कि अब क्या करेंगे, अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, इसकी इसी चीज़ की पूरी जिंदगी तैयारी करी और यही मिले नहीं, तो अब कुछ है ही नहीं, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे। और तो ऐसी चीज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ पहले से ही सोच के चलिए। अगर आपको लगता है कि आप इतनी रिस्क नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को बैकअप के लिए कोई जॉब, बैंकिंग की, एफएससी की, कोई स्टेट में कोई क्लर्क वगैरह, कुछ भी पढ़ाई की, टीचर की कोई भी एक ऐसी जॉब लेके चलिए। आप उसके साथ भी तैयारी कर सकते हैं, मैंने भी करी है, आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती कि तो आप कुछ ना कुछ बैकअप जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पल आएंगे आपकी ज़िंदगी में जब आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आप सोचना चाहते हैं। तो ऐसे में आप बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बैकअप रखिए। लेकिन अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और उस तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप एक दिमाग से, फ्री माइंड से आप एमएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, मेहनत करिए, ठीक है। तो आपको मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए, आपसे बात करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपके बीच में आके जमीन पर आकर।